हाल ही में करीब 9 साल बाद विजय माल्या एक पॉडकास्ट में दिखे। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। और उसका शीर्षक था मैं चोर नहीं हूँ। बड़ा दावा ये कि शायद वो अकेले ऐसे चोर हैं जिनसे 2.5 गुना ज्यादा वसूली हो गई, फिर भी चोरी कहला रहे हैं। काफी बड़ा दावा है ये तो। आज हम इसी दावे की थोड़ी परतें खोलेंगे। हमारे पास उस पॉडकास्ट के कुछ हिस्से हैं और साथ में न्यूज रिपोर्ट्स, कुछ दस्तावेज भी हैं। जी, तो देखते हैं कि दावों और जो तथ्य सामने हैं उनमें कितना तालमेल बैठता है। चलिए इसे जरा ठीक से समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उठाते हैं किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों का मुद्दा, उनके बकाया वेतन का। 2012 के बीच से ही तनख्वाह मिलनी बंद हो गई थी। जी, और एयरलाइन तो अक्टूबर 2012 में बंद हो गई। हाँ, और करीब 3000 कर्मचारी, लगभग 300 करोड़ का बकाया आज तक। बहुत बड़ी रकम है ये। पॉडकास्ट में माल्या का कहना था कि वो कर्मचारियों की बहुत परवाह करते थे, लेकिन क्या हुआ कि 2013 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फंड सीज कर दिए। इस वजह से वो वेतन नहीं दे पाए। देखिए, यहाँ पर ना 2 बातें हैं जो गौर करने लायक हैं। अच्छा। पहली बात, वेतन मिलना बंद हुआ 2012 के मध्य से। हाँ। और फंड सीज हुए 2013 में। हाँ। तो ये जो समय का गैप है, हाँ। ये सवाल खड़ा करता है। सही बात है, 1 साल का फर्क लगभग। जी, और दूसरी बात, 2013 में जो कोर्ट में अर्जी दी गई थी, हाँ। वो पूरे 300 करोड़ के बकाये के लिए नहीं थी। नहीं, कितने के लिए थे? वो सिर्फ 1 महीने के वेतन के लिए थी। हाँ। करीब 13 करोड़ रुपए। हाँ। और वो अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ओहो, तो मतलब एक तो पेमेंट पहले रुकी और ऊपर से कोर्ट में पूरे बकाये की मांग भी नहीं रखी गई। बिल्कुल। और हमें ये भी याद रखना होगा कि इसी टाइम के आसपास दिसंबर 2015 में गोवा में 60वें जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी। हाँ, खबरें थीं कि उस पर भी करीब 13 करोड़ खर्च हुए। और जब ये सवाल उठा तो तर्क ये आया कि भाई वो पैसा तो दूसरी सफल कंपनियों का था। एक कंपनी फेल हो गई तो क्या मतलब जिंदगी जीना छोड़ दें। यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई कि कर्मचारियों के वेतन से जो टैक्स काटा गया था वो भी जमा नहीं हुआ था। जी हाँ, ये भी एक गंभीर मामला था। टीडीएस काटकर जमा न करना। तो ये सब उनके परवाह वाले दावे पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। अच्छा, कर्मचारियों की बात हुई, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, बैंकों का कर्ज। जी। माल्या कहते हैं कि कर्ज तो किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से थोड़ी लिया था। ये जो टेक्निकल बचाव है, ये कितना टिकता है? देखिए, ये बात तकनीकी रूप से तो सही है कि लोन कंपनी के नाम पर था, लेकिन वो उन सभी लोन्स के पर्सनल गारंटर थे। अच्छा, पर्सनल गारंटर। हाँ, जिसका मतलब सीधा सा है कि अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती, हाँ। तो कानूनी तौर पर पर्सनली वो जिम्मेदार हैं उसे चुकाने के। मतलब उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ भारत में नहीं, यूके की कोर्ट्स ने भी मानी है। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी से इनकार करना वो मुश्किल है। और एक और दावा वो करते हैं कि उन पर कोई पैसे चुराने या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आपराधिक आरोप है ही नहीं। ये तो बस लोन ना चुकाने का सिविल मामला है। ये दावा तो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया हुआ है, बाकायदा। ओके। और पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई होती है वो आपराधिक होती है, वो सिर्फ कर्ज वसूली का सिविल मामला नहीं है। तो ये क्रिमिनल केस है? जी, और आरोप ये है कि लोन का एक बड़ा हिस्सा, करीब 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा, वो दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया गया। कहाँ पर? जैसे कि निजी जेट खरीदने या इस्तेमाल करने में, फोर्स इंडिया F1 टीम में पैसा लगाने में, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB में। अच्छा, तो ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स का आरोप है? बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग का। ठीक है, अब आते हैं कर्ज की रकम और वसूली पर। माल्या का दावा है कि कर्ज तो सिर्फ 6,203 करोड़ रुपए था। मीडिया जो 9,000 करोड़ बताती है वो गलत है। और वो कहते हैं कि वसूली तो 14,000 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है, मतलब 2.5 गुना। और इसके लिए वो 2017 के एक DRT ऑर्डर का हवाला देते हैं। हाँ, वो DRT यानी डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है। उसमें 6,203 करोड़ रुपए के मूलधन का जिक्र है, ये सही है। तो फिर 9,000 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? उसी ऑर्डर में 25 जून 2013 से 12.5% सालाना ब्याज लगने का भी जिक्र है। ओह, ब्याज भी है? जी, तो अगर आप 2013 से ब्याज जोड़ेंगे तो कुल रकम 9,000 करोड़ के आसपास या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। सही आंकड़ा तो खैर बैंक ही बता पाएंगे। और ये जो 14,000 करोड़ की रिकवरी का दावा है? देखिए, रिकवरी हुई है, ये बात सही है,
लेकिन ये वसूली उनकी संपत्ति जब्त करके हुई है। हाँ, एसेट्स सीज करके। जी, उन्होंने खुद आगे आकर यह भुगतान नहीं किया है। तो संपत्ति जब्ती से हुई वसूली और अपनी मर्जी से किए गए भुगतान में फर्क तो है। सही बात है। एक और दावा था उनका कि 2012 से 2015 के बीच उन्होंने 4 बार सेटलमेंट ऑफर दिए थे, लेकिन बैंकों ने माने नहीं। इन शुरुआती ऑफर्स का मतलब 2012-15 वाले जी, कोई पब्लिक में सबूत सामने नहीं आया है। अच्छा। हाँ, जो सबूत हैं वो 2016 के बाद दिए गए ऑफर्स के हैं, यानी जब वो देश छोड़ चुके थे। देश छोड़ने के बाद? जी। और कहा जाता है कि पहला ऑफर तो सिर्फ 4000 करोड़ का था, जो उस समय के कुल बकाये से काफी कम था। तो ये भी एक मतलब टाइमिंग और अमाउंट दोनों में फर्क दिख रहा है दावों और तथ्यों के बीच। बिल्कुल दिलचस्प है। अच्छा, उन्होंने पॉडकास्ट में एक और बात कही। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का जिक्र किया कि 2008 में उन्होंने एयरलाइन को छोटा करने, डाउनसाइज करने से मना किया था। ये भी सुना। देखिए, पहली बात तो ये कि इसे अब वेरीफाई करना तो मुमकिन नहीं है। सही है। और दूसरी बात, मान भी लें कि ऐसा हुआ हो तो सरकार सलाह दे सकती है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को चलाने के जो आखिरी फैसले होते हैं वो तो मालिक के ही होते हैं ना। हाँ, वो तो ओनर का कॉल होता है। जी। तो अपनी असफलता का ठीकरा किसी और पर फोड़ना, जबकि सफलता का सारा श्रेय खुद लेना, ये थोड़ा सुविधाजनक तर्क लगता है। बात तो सही है। और आखिर में मीडिया पर आरोप कि मीडिया ने उन्हें विलन बना दिया। देखिए, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि कवरेज काफी नकारात्मक रही, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, पर यह भी तो सच है कि इसी मीडिया ने उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स भी बनाया था। हाँ, वो इमेज भी तो मीडिया ने दी थी। उनकी वो बेहद हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, पार्टियां, कैलेंडर लॉन्च, हैव फन टीम, ये सब भी तो मीडिया ने ही कवर किया था, जिसने उनकी वो छवि बनाई। तो यहाँ भी कहानी का एक दूसरा पहलू है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो माल्या के जो पॉडकास्ट में दावे हैं और जो तथ्य पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उनके बीच काफी गैप नजर आता है। हाँ, काफी अंतर है। चाहे वो कर्मचारियों के वेतन की बात हो, या कर्ज की असल रकम और पर्सनल गारंटी की, या फिर क्रिमिनल चार्जेस की बात हो, या सेटलमेंट ऑफर्स की टाइमिंग की। बिल्कुल, एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब तथ्यों को शायद अपने हिसाब से पेश करने की एक कोशिश, संपत्ति जब्त हो जाने के बाद ये कहना कि मैं चोर नहीं हूं क्योंकि पैसा तो वसूल लिया गया है। हाँ, और उस जबरन वसूली को एक तरह से भुगतान की तरह दिखाना, ये कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जी। कि जब कोई आर्थिक अपराध का आरोपी है, उसकी संपत्ति जब्त हो जाती है और वो कहता है कि भाई हिसाब तो बराबर हो गया, तो क्या वाकई हिसाब बराबर हो जाता है? क्या न्याय का मतलब सिर्फ पैसे की वसूली है या उससे कुछ ज्यादा भी है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।